रामदेव जानवर एक नया पैदा हुआ है। क्योंकि इंसान के कभी पूंछ नहीं होती, पूंछ होती है जानवर के। तो वो कह रहा मेरी पूंछ फाड़ लो, तो कौन सा जानवर है? अब वो रामदेव जानवर है। रामदेव जानवर अगर कहीं मिलेगा तो पूंछ जरूर फाड़ी जाएगी। ये कह रहा है जानवर की औलाद है तो जानवर की तरह बोलेगा ना। देखिए ये तानाशाह बनना चाह रहे हैं, इस देश से संविधान खत्म करना चाह रहे हैं, और संविधान को खत्म करने का मतलब है इस देश की बर्बादी, और इस देश को बर्बाद होने से बचाना पड़ेगा। और बचाने के लिए कोई बड़ा आंदोलन देश के अंदर होगा, क्योंकि देश को आंदोलनों से ही बचाया जा सकता है। ये मोदी जी देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री, दुनिया का सबसे झूठा। आप डिजिटल की बात कर रहे हो, परसों की बात है बागपत में बीजेपी के नेता ने, बीजेपी का अपराधी है, गुंडा है, माफिया है, उसने जमीन कब्जा रखी है। जब 2014 में जब महंगाई 2014 से पहले ये सड़कों पे जो मुजरा करते थे सिलेंडर लेकर बीजेपी वाले, और गले में प्याज डाल डाल के और कमीज निकाल निकाल के जो करते थे, तो फिर देश की गद्दारी के लिए करते थे। जब पेट्रोल इनके हाथ में नहीं, डीजल इनके हाथ में नहीं, वो बाजार भाव पे, तो फिर इस मंत्रालय की आवश्यकता क्या? देश के अंदर से एयरलाइंस खत्म कर दी भारत की, तो फिर एयरलाइंस मिनिस्टर की जरूरत क्या? वो हराम की तनख्वाह क्यों ले रहा है जनता के पैसे? किसमें नहीं जाते ना, वो क्यों नहीं जाते? अरे वो तुम्हें तो दिखा दिया कि अगर तुम्हें मंदिर मस्जिद में लगा दो, धर्म की अफीम खिला दी तुम्हें कि तुम्हें धर्म में जा देंगे और अपना काम सिद्ध कर लेंगे, तो खाओगे क्या? बाबा जी का ठुल्लू? कैसे जीवित रहोगे आम जनता? तो यहाँ पर क्या, तो ये खुले में सोच जा रहे हैं, इनकी बेटियां, जवान बेटी बहुएं खुले में सोच जा रही हैं। क्या प्रधानमंत्री महोदय आपको शर्म आ रही है? नहीं, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। देखिए उसे कहते हैं लाला रामदेव, और लाला रामदेव है, और वो अब इंसान तो रहा नहीं, वो बन गया जानवर। कौन जानवर? रामदेव जानवर एक नया पैदा हुआ है। क्योंकि इंसान के कभी पूंछ नहीं होती, पूंछ होती है जानवर के। तो वो कह रहा मेरी पूंछ फाड़ लो, तो कौन सा जानवर है? अब वो रामदेव जानवर है। रामदेव जानवर अगर कहीं मिलेगा तो पूंछ जरूर फाड़ी जाएगी। कह रहे अच्छे माँ बाप की औलाद हो तो अच्छे से बात करो। वीडियो में कहा गया अच्छे माँ बाप की औलाद हो तो अच्छे से बात करो। हाँ तो सही कह रहा है, जानवर की औलाद है तो जानवर की तरह बोलेगा ना। इंसान की औलाद होता तो इंसान की तरह बात करता। तो क्या ये मान लिया जाए रामदेव जानवर की औलाद है आपकी भाषा में? मेरी भाषा में नहीं, उसकी भाषा में। भाई वही कह रहा है पूंछ फाड़ लो। इंसान के कहीं पूंछ होती है क्या? इंसान के कोई पूंछ नहीं होती, पूंछ होती है जानवर के। तो जानवर की औलाद है, जानवर की पूंछ फाड़ लेंगे। वर्तमान समय में क्या देख रहे हैं, जिस तरीके से केंद्र सरकार का रवैया है, आज भी अमित शाह का आवास घेराव किया गया, लोग बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं। देखिए ये तानाशाह बनना चाह रहे हैं, इस देश से संविधान खत्म करना चाह रहे हैं, और संविधान को खत्म करने का मतलब है इस देश की बर्बादी, और इस देश को बर्बाद होने से बचाना पड़ेगा। और बचाने के लिए कोई बड़ा आंदोलन देश के अंदर होगा, क्योंकि देश को आंदोलनों से बचाया जा सकता है। देश को आंदोलन से बचाया जा सकता है बस। लेकिन कह रहे हैं कि आंदोलन तो काम करने ही नहीं दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के जो बोल हैं संसद भवन में आम भाषा में, वो कह रहे हैं कि आंदोलन जो कांग्रेस पार्टी जो है काम करने नहीं दे रही केंद्र सरकार को, तो सरकार छोड़ दे। जब ये सत्ता से बाहर थे तो ये किस तरीके से आंदोलन करते थे आपने देखा होगा। जब 400 रुपये सिलेंडर था और उस पर 10 रुपये बढ़े थे, तो ये सड़कों पे मुजरा करते थे सिलेंडर लेकर के, और आज 1000 के पार सिलेंडर पहुंच गया, और आज इनके मुंह से उफ तक नहीं निकलती। इनके मंत्री कहते हैं कि महंगाई तो है ही नहीं। तो फिर क्या है? अब पता नहीं, उनसे पूछना पड़ेगा। वो मेरे हाथ नहीं लगते ना, तो मेरे हाथ लग जाए तब पूछूंगा ना कि अगर ये महंगाई नहीं तो क्या है। स्मृति ईरानी का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था उस वक्त। आज स्मृति ईरानी बोलती नहीं है, दिखती नहीं है। आज कैसे बोलेगी? सत्ता की मलाई खा रही है, हवाई जहाज में घूम रही है। हवाई जहाज में भी पकड़ के लोग वो पकड़ेंगे, कोई पकड़ लिया होगा। देखिए उन्हें तब पकड़ा जा सकता है जब सरकार उनके हवाई यात्रा और फर्स्ट क्लास AC की यात्रा की बंद करते हैं। अगर वो सही इंसान हैं और जनता के हितैषी हैं, तो आज की तारीख में अप्रैल चल रहा, अप्रैल और मई या जून 3 महीने
उनको सिर्फ रेलवे के जर्नल कोच से यात्रा की सुविधा दी जाए, पता चल जाएगा। अच्छा बताओ, यूपी चुनाव को लेकर जिस तरीके से कहा गया कि ईवीएम का बड़ा घपला हो रहा है, आप इसको मानते हो कि ईवीएम की इसमें मिली भगत है? देखिए, ईमानदारी से बात करना। हाँ बिल्कुल ईमानदारी से बात होती है। देखिए ये जो लोग कहते हैं कि उसको वोट दी, उसको वोट दी, हो सकता है, उसका एक रीजन है। देखिए चुनाव आयोग ने इनको बुलाया था कि आप इसमें कोई भी छेड़छाड़ करके दिखाओ। देखिए ये आपका मोबाइल है और इसमें आपने लॉक लगा रखा है, जब तक ये मोबाइल आप मुझे नहीं दोगे मैं इसका लॉक कैसे तोड़ दूंगा? तो ये मोबाइल तो आपके पास रखा और आप कह रहे इसे इसमें बताओ कैसे कर दोगे तुम। तो जब ये मेरे हाथ में आएगा, मैं इसे खोलूंगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रखा। कि कचरे में ईवीएम पकड़ी गई। हाँ। अखिलेश नहीं ट्वीट नहीं है, वो सत्य है। सत्य है। बनारस में पकड़ी गई है ईवीएम, सड़कों पे पकड़ी गई है, बरेली के अंदर कचरे की गाड़ी में ईवीएम पकड़ी गई है। 20 लाख ईवीएम अभी भी गायब है। इस बात को आप सही ठहरा रहे हैं, सही करार दे रहे हैं? देखिए जो हाँ ये लोग बाग बता रहे हैं कि 20 लाख गायब है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 4 लाख कांग्रेस के टाइम में गायब थी। तो ये उस समय से जोड़ी जा रही हैं जब से देश में ईवीएम आई है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो हमारे सपनों का भारत है, स्मार्ट इंडिया, डिजिटल इंडिया, जो गांव गोद लिया गया था, बड़ी तरक्की कर रहा है, उसका एक अलग बजट तैयार किया गया है, जो अब हिसाब मांगा जा रहा है लोगों से, सांसदों से। तो आप उसको कैसे देख रहे हैं? विकास तो लोग बाकी। देखिए मोदी जी देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री, दुनिया का सबसे झूठा। आप डिजिटल की बात कर रहे हो, जब चुनाव की बात आती है, जिला पंचायत के चुनाव हुए, प्रधानी के चुनाव हुए, वो बैलेट पेपर से हुए। जब विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें भी तो हार हुई सपा की। कौन कह रहा है? जब जिला पंचायत के चुनाव हुए बीजेपी हारी थी, लेकिन अध्यक्ष बने बीजेपी के। अब जब विधानसभा के चुनाव हुए तो ईवीएम से हुए, और अब विधान परिषद के चुनाव हुए तो बैलेट पेपर से हुए। क्यों भाई, ये दोहरा रवैया क्यों? सरकार से पूछ सकते हो आप लोग, या सरकार जवाब दे सकती है? नहीं दे सकती। ठीक है। बात डिजिटल की करते हो, जब तुम्हारा काम आता है डिजिटल में करने का तो कर देते हो। आप चलिए मेरे साथ गाजियाबाद और जाइए आप पूरे गाजियाबाद में, जहाँ जहाँ भी राशन बट रहा है आप जाइए, उसके यहाँ राशन के देखना है। वो 5 किलो के पे आपका अंगूठा लगवाएगा और 4 किलो आपको राशन देगा। कहाँ मोदी जी सो रहे हैं, योगी जी सो रहे हैं? ये उनकी नाक के नीचे है। जब से सरकार आप बनी है यूपी में योगी की, बुलडोजर बहुत लोगों पे चल रही है। सोशल मीडिया पे ना एक बड़ा लोग त्राही माम है कि फालतू लोगों पर, जिसका कोई लेना देना नहीं, उस पर भी बुलडोजर चला दी गई है। परसों की बात है, बागपत में बीजेपी के नेता ने, बीजेपी का अपराधी है, गुंडा है, माफिया है, उसने जमीन कब्जा रखी है, करोड़ों रुपए की जमीन है, उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। और वो महिला और उसका बेटा सरकार से गुहार लगाते लगाते, अधिकारियों से गुहार लगाते लगाते थक गए। परसों बीजेपी के मंत्री केपी मलिक है, कोई मंत्री बना, उससे उनने गुहार लगाई है। क्या योगी बाबा का बुलडोजर वहां चल गया या डीजल खत्म हो गया बुलडोजर का? जवाब दे सकते हैं? बनारस में मोदी की नाक के नीचे बाहुबली की पत्नी जीत गई, क्या उसके यहाँ बुलडोजर चला है? क्या ये कहते थे, दूसरी पार्टियों को कहते थे परिवारवाद है, बिरादरीवाद है। आपको पता है कल जो विधान परिषद के चुनाव हुए, 36 सीट के अंदर 18 मुख्यमंत्री की जाति के हैं। अब बताओ जातिवाद कौन कर रहा? क्या मोदी जवाब दे सकता है? योगी जवाब दे सकता है? नहीं दे सकता। ये कह रहे हैं कि आप कितना भी महंगाई बढ़ा लो, लेकिन जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं ये देश हित की बात है, कुछ दिन की बात है, उसके बाद महंगाई खत्म हो जाएगी। 2014 से पहले सारे ये गद्दारी में खा रहे थे, और जब 2014 में जब महंगाई 2014 से पहले ये सड़कों पे जो मुजरा करते थे सिलेंडर लेकर बीजेपी वाले, और गले में प्याज डाल डाल के और कमीज निकाल निकाल के जो करते थे, तो फिर देश की गद्दारी के लिए करते थे। आप जवाब दे दो, जवाब दो। दूसरी चीज, जब पेट्रोल इनके हाथ में नहीं, डीजल इनके हाथ में नहीं, वो बाजार भाव पे, तो फिर इस मंत्रालय की आवश्यकता क्या? देश के अंदर से एयरलाइंस खत्म कर दी भारत की,
तो फिर एयरलाइंस मिनिस्टर की बात जरूरत क्या? वो हराम की तनख्वाह क्यों ले रहा है भाई जनता के पैसे की, टैक्स के पैसे की? है कोई जवाब देने वाला? अडानी दुनिया के सबसे रईस आदमी में से है, या हिंदुस्तान का सबसे नंबर 1। लोग कह रहे हैं कि जल्द ही जो है अंबानी का पतन होने वाला, अडानी उसकी जगह लेगी। इसको कैसे देखें? वो तो ले चुके हैं। अंबानी से ज्यादा संपत्ति उसकी हो गई, अंबानी से ज्यादा दौलत उसकी हो गई, एशिया में नाम हो गया उसका। ऐसे यहाँ कहाँ से दौलत आ रहा है इतना? है कहाँ से आ रहा है इतना दौलत? वहां से आ रहा है, जब देश की संपत्ति कौड़ियों के भाव अपने मित्र को बेचोगे तो बढ़ेगा। अभी इस समय ना मस्जिद और मंदिर की लड़ाई बड़ी तेज है। करौली में हो, बिहार में कई बार देखा गया कि मुस्लिम के मस्जिदों पर जो है भगवा रंग चढ़ाया जा रहा है, राम राम चिल्लाएंगे, हम राम को लाए हैं, जो राम को लाए वो राम को लाएंगे, इस तरह की बातें चल रही हैं। मुसलमानों के बारे में कह रहा है टोपी वाले नीचे झुककर श्री राम बोलना होगा, इस तरह की बातें कर रही हैं। देखिए, आप बेफिक्र रहें, यो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है ना, इसे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई मत बनाओ। ये देश की जनता का ध्यान भटकाना। आप हिंदू मुस्लिम में आपको लड़ा देंगे, ना आप रोजगार मांगोगे, ना आप शिक्षा मांगोगे, ना स्वास्थ्य मांगोगे, क्योंकि वो इनके पास है नहीं, वो इन्हें देना नहीं। अच्छा, मैं कहता हूँ आप जुलूस निकालो। आपने कभी देखा अमित शाह का बेटा भी आया क्या जुलूस में? राजनाथ सिंह का बेटा भी आया क्या? किसी विधायक सांसद का बेटा जाता है जुलूस में? है? या किसी मंदिर के मठ का या मस्जिद के मौलवी का कोई बच्चा जाता है उसमें? मैं सारे धर्म को लूँगा, एक को नहीं, एक की तरफ नहीं रहता, मैं सबको कहता हूँ। क्या उन नेताओं के बच्चे जाते हैं उसमें जुलूस में? नहीं जाते ना। वो क्यों नहीं जाते? अरे वो तुम्हें तो दिखा दिया कि अगर तुम्हें मंदिर मस्जिद में लगा दो, धर्म की अफीम खिला दी तुम्हें, कि तुम्हें धर्म में अड़जा देंगे और अपना काम सिद्ध कर लेंगे। तो यूपी में एमएलसी का चुनाव हुआ, जितनी भी सीट, 3 सीट छोड़कर 3 पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते, और वो उम्मीदवार वो थे जो एक तरह से कहें जाति विशेष, यानी जिसके मुख्यमंत्री हैं जिस जाति से, वही ठाकुर। क्या कहेंगे इस चुनाव में, क्या दिखा और क्या लगा आपको? बाहुबल, धन बल, सत्ता बल, ये लगा। वजह क्या रही? मतलब चुनाव में जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन रहा, उसको देखकर क्या कहेंगे? कौन से में? एमएलसी में देखिए, इसमें क्या होता है कि गाजियाबाद में ही एक प्रमुख कह रहा था प्रधानों से, उसने प्रधान ने मुझे बताई, नाम तो मैं किसी का नहीं लेता, कि भाई 20,000 रुपये और एक टिफिन दे रहे हैं। और टिफिन क्या है? उसमें पैसे रखे और जाओ 20,000 ले आओ, वोट दे दियो। उस प्रमुख ने उससे ज्यादा ले रखे होंगे, तो सब तो खाते हैं बीच में। दूसरी चीज, सबको पता है सरकार इनकी है, प्रधान को पता कि भाई मुझे अब काम तो इनके अंडर में करना, क्यों मैं इनसे दुश्मनागी मोल लूँ? तो वे भी सोच रहे भाई चले इनको ही वोट दे दो, जब भी कुछ नहीं होना, जब भी कुछ नहीं होना। ऊपर से प्रशासन, पुलिस, सीडीओ, बीडीओ सब बैठे लेकर तलवार के आजा वोट दे दे, नहीं तो तेरी गर्दन कटेगी। तो वे सब क्या करेंगे? आज जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, ताऊ, इसको कैसे देखें? क्या मामला क्या है? ये मामला है कि 1913 में इन किसानों को अंग्रेजों ने जमीन दी थी। वो जमीन पे ये अपना रह रहे हैं, मकान बनाए, खेती कर रहे हैं, और देश आज़ाद हुआ 1947 में। तो इस जमीन के मालिक ये हैं। अंग्रेजों को लगान देते थे ये लोग, उसकी रसीद इनके पास है, बिजली के बिल इनके पास है, और वोटर आई कार्ड है, राशन कार्ड है, सब चीज़ है। और इनके घर ढा दिए 2004 में, बता रहे थे ये लोग। फिर भी ये लड़ते रहे, झुग्गी बना कर रह लिए। आज इनके पास एनजीटी आदेश करता है कि जो आप लोग सब्जी उगाते हैं, उस सब्जी से दिल्ली में प्रदूषण होता है। भाई आज पहली बार मुझे ये शब्द इनके बीच में आकर सुनने को मिला। तो मैं तो देश के प्रधानमंत्री से कहता हूँ कि सबसे पहला संसद में एक कानून आए कि भारत के अंदर कोई भी सब्जी नहीं उगाई जाएगी और कोई भी इंसान सब्जी नहीं खाएगा। जो सब्जी खाता हुआ पकड़ा गया उसको जेल होगी, उसकी सारी संपत्ति जब्त होगी। करो आदेश,
ये भी मान लेंगे। क्या सब्जी उगाने से प्रदूषण होता है? बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाने से प्रदूषण होता है। ये जो गाड़ी घोड़े तुम लेके घूम रहे हो, एक गाड़ी की जरूरत है 10-10, 20-20 गाड़ियों का काफिला लेके चलते हो, इनसे प्रदूषण होता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों से प्रदूषण होता है। और अगर किसान की फसल से आपको प्रदूषण लगता है तो खाओगे क्या? बाबा जी का ठुल्लू? कैसे जीवित रहोगे आम जनता? तो यहाँ पर क्या गवर्नमेंट क्या स्कीम क्या गवर्नमेंट? गवर्नमेंट स्कीम नहीं बता पा रही। एनजीटी कहता है कि हमने फसल उगाने को मना किया है। डीडीए आता है, ये कुछ भी बोए, इनकी फसल पे बुलडोजर चला जाता है, इनके मकान ढा जाता है। आज ये किसान मूलभूत, भारत की मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, शौचालय से वंचित हैं। तो ये खुले में सोच जा रहे हैं। इनकी बेटियां, जवान बेटी बहुएं खुले में सोच जा रही हैं। क्या प्रधानमंत्री महोदय आपको शर्म आ रही है? नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय आपको शर्म आ रही है? नहीं। इनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। क्यों? कि खेती इनकी उजाड़ देते हैं, घर इनके ढा दिए गए। ये कहां से पैसा लाएं उसके लिए? क्या करें? और आज मैं इनसे कहना चाहता हूं, देश की सरकार से, कि आज वो दिन है जब आज के दिन जलियांवाले बाग में गोलियां चलाकर अंग्रेज डायर ने भारतीयों की हत्या की थी। तो मैं चाहता हूं कि आज भी वही दिन है और किसान फिर बैठा है। तो चलवाओ गोलियां इन पे, अंग्रेज डायर बन जाओ, इनकी हत्या करा दो। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना ये किसान जिंदा बचेगा, ना ये आपसे अपने अधिकार मांगेगा। क्या संयुक्त मोर्चा जो है वो सपोर्ट मदद करने आई है इन किसानों को? देखिए, अभी संयुक्त किसान मोर्चा को मुझे जानकारी नहीं है कि इनकी खबर वहाँ तक पहुँची या नहीं पहुँची। मुझे जानकारी मिली थी, मैं आया हूँ, और लोगों तक मैं इनकी बात पहुँचाऊँगा। और सबसे बड़ी बात, आज इनके बीच हमारे किसानों के आवाज़ उठाने वाला सोशल मीडिया, जो किसानों के आंदोलन को इतने आगे तक लेके गया, वो आज सोशल मीडिया इनके बीच आया है। तो इनकी आवाज़ सब तक पहुंचेगी। हो सकता है आप लोगों के माध्यम से सरकार तक भी इनकी बात पहुंचे। हो सकता है अधिकारी ऊपर तक ना पहुंचा रहे हो, अपना कॉलर बचा रहे हो, तो आज आपके माध्यम से शायद इनकी आवाज़ प्रधानमंत्री तक भी पहुंचे। किसान आंदोलन में मदद करने वाले लोगों को खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी आतंकवादी कहा गया। क्या लग रहा है कि इस तरह का माहौल यहाँ भी बनेगा? जो मदद करेंगे उनको इस तरह का जवाब दिया जाएगा? देखिए, अगर कोई किसी को कुछ कहना है वो कहे। कहने वालों का काम है कहना, हम लोगों का काम है सुनना। और हम तो एक ही बात जानते हैं कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और गाड़ी निकल के चली जाती है। तो वो भौंकने वाले जो गलत शब्दों का यूज करेंगे वो करने दो। हमें किसी पे हाथ नहीं उठाना, हमें किसी को गाली गलौच नहीं देना, हमें सिर्फ अपनी बात रखनी है। सरकार के नुमाइंदे आएंगे, उनके सामने भी बात रखनी है। मीडिया के लोग आएंगे, उनसे भी बात रखनी है। प्रशासन के लोग आएंगे, उनसे भी अपनी बात रखनी है। तो ये कहाँ के लोग हैं जो लगातार इस तरह की बातें कह रहे हैं कि इनको हटाना पड़ेगा? और ये कितने साल से यहाँ पर? ये 1913 से हैं यहाँ पे, और ये 100 साल से भी ज़्यादा से है। इनके पास रसीदें हैं, ब्रिटिश सरकार में दिया हुआ लगान तक की रसीदें हैं। और एक बुजुर्ग तो मुझे दिखा रहा था 1857 का, उनके किसी बुजुर्ग का वो गोल चश्मा जैसा गांधी जी का था, वो भी ले रहे हैं। तो देखिए कितनी पुरानी चीज़ें ले रहे हैं। यहीं के रहने वाले हैं। अब ये बहू बेटियों को, अपनी को, बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, सरकार को इनकी ज़मीन की आवश्यकता है, लीजिए। हम सरकार की किसी भी विकास योजना में बाधा नहीं है। क्या ह्यूमन राइट्स के पास आप ये लोग नहीं है? क्योंकि बहुत सारी गर्भवती महिलाएं हैं जिनको बहुत दिक्कत हो रहा है, घर नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। देखिए, ये तो गरीब आदमी हैं, इनको जानकारी नहीं है। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि ये क्या करे। देखिए, ये चश्मा है, ये है 1897 का है जी। 97 में 57 कह रहा था, सॉरी, 1897 1897 का चश्मा। गांधी जी के टाइम बताइए, गांधी जी के साथ रहे हैं वो लोग, उनका चश्मा है। तो ऐसे ऐसे लोग यहाँ रहते हैं। क्या और ये देखो, ये देखिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए, उर्दू में है सारा, ना मैं पढ़ सकता, जो उर्दू का पढ़ने वाला वो पढ़ लेगा।
ये देखिए, ये देखिए, ये ब्रिटिश सरकार, ये ब्रिटिश सरकार की मोहर है, ये इन लोगों के लगान की रसीद है और ये 5/4/1938 की है। और इससे पहली भी रसीदें हैं, ये देखो, ये उर्दू में है ब्रिटिश सरकार की, ये देखिए उर्दू के हैं भाई, मैं वैसे तो जानता नहीं पढ़ना, ये सब हैं। तो ये लोग तो, और लगान जो देता था जमीन उसकी है, क्योंकि हमारे भी पुरखे देते थे लगान, वो जमीन आज़ादी के बाद हमारी हुई। तो क्या इन्हें विस्थापन के लिए जगह नहीं दी जा रही है क्या? मैं कह रहा हूँ इनसे विस्थापन की जगह क्यों दे रहे हैं? इनकी जो जमीन है इसका उचित मुआवजा जो सरकार के उसमें है वो देना, दूसरी जगह जाके तो बच जाएंगे अपने आप। ये दिल्ली में, ये यहाँ रहना नहीं चाहते, अगर सरकार को बुरा लगता है तो ये नहीं रहेंगे, ये कहीं भी जाएं, सरकार इनकी जमीन का उचित मुआवजा दे, ये चले जाएंगे। अरे ये वोटर कार्ड इनके, राशन कार्ड इनके, सारी चीज इनकी यहाँ की, और कल को अगर ये यहाँ से इन्हें हटा दिया गया, और जब तुम जो है वो एक कानून है जो अभी ला रहे थे NRC वाला, तो तब इनसे तुम कहोगे कि अपना वो दिखाओ भाई, प्रूफ तुम कहाँ के रहने वाले। मतलब तो ये लोग NRC से भी बाहर हैं। ये कहाँ जाएंगे मुझे बता दो ना, मैं तो उस मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, अमित शाह बताए तो ये कहाँ के नागरिक माने जाएंगे? और सभी हिंदू हैं। सब हिंदू। मैं हिंदू और मुसलमान की बात ही नहीं करता। तो NRC का जो मेन पर्पस जो था, कौन कह रहा? टारगेट ऑडियंस था। कौन कह रहा है ऑडियंस एक था टारगेट? वो तो जब कानून आएगा तो सबके लिए आएगा। सच बताऊं तो मैं भी नहीं दिखा सकता अपना मैं कहाँ का था, कहाँ से दिखाऊंगा? क्योंकि जब हम पैदा होते थे उस समय जन्म प्रमाण पत्र बनता ही नहीं था, तो कहाँ से आएगा? पहले कहाँ थे इतने कागज? अब तो रखते भी हैं क्योंकि स्कूल में बच्चों के एडमिशन के लिए चाहिए। तो इन लोगों की जो समस्या है इसे सरकार को सोचना चाहिए और दिल्ली सरकार को तुरंत इमीडिएटली एक्शन लेकर